नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। कर्नाटक में आखिरकार बन गई कांग्रेस सरकार। सिद्धारमैया सीएम, डीके शिवकुमार बने डिप्टी सीएम। G7 समिट में कई देशों के प्रधानमंत्री से मिले नरेंद्र मोदी। देश हितों पर चर्चा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राज्य सरकार की चिंतन शिविर। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार पर चर्चा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही माथापच्ची आखिरकार आज शपथ ग्रहण समारोह के साथ खत्म हो गई है। कर्नाटक में आज शनिवार को आखिरकार कांग्रेस की सरकार बन ही गई। सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें शपथ दिलवाई। उनके बाद डीके शिवकुमार ने इकलौते डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। डॉक्टर जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, केजे जॉर्ज और एमबी पाटिल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामालिंगा रेड्डी और जबीर अहमद खान ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि हमने आपसे 5 वादे किए थे। 1 से 2 घंटे में कर्नाटक सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। उसमें ये 5 वादे कानून बन जाएंगे। मैंने कहा था कि हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने आपसे 5 वायदे किए थे। पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। दूसरा वायदा गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। तीसरा वायदा अन्नभाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। चौथा वायदा शक्ति, महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में। और 5वां वायदा युवा निधि 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। कांग्रेस ने 224 सीटों में से 135, बीजेपी ने 66 और जेडीएस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। नतीजे आने के बाद कांग्रेस में सीएम पद को लेकर 5 दिन तक मंथन चलता रहा। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच दावेदारी थी। आलाकमान ने सिद्धारमैया को सीएम चुना, जबकि डीके को सोनिया गांधी ने डिप्टी सीएम के लिए मना लिया। शपथ ग्रहण समारोह में 9 विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। उनमें महबूबा मुफ्ती, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, डी राजा और सीताराम येचुरी, एमके स्टालिन, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, कमल हसन शामिल रहे। उनके अलावा कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे, लेकिन सोनिया गांधी कार्यक्रम में नहीं पहुंची। कर्नाटक कांग्रेस में शपथ समारोह के लिए जिन नेताओं को न्योता नहीं दिया गया उनमें भाजपा, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, केरल के सीएम पी विजयन शामिल रहे। जापान के हिरोशिमा में इन दिनों G7 बैठक चल रही है, जिसमें कई देशों के प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी इस दौरान अन्य देशों के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। जापान के हिरोशिमा शहर में जारी G7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। हालांकि 15 महीने से जारी जंग के दौरान मोदी और जेलेंस्की फोन पर कई बार बात कर चुके हैं। हिरोशिमा में दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। इस दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन जंग इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का नहीं, इंसानियत का मुद्दा है। भारत इस जंग को खत्म करने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है।
हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात हुई। उन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया। इस दौरान दोनों देशों के डेलीगेशन भी मौजूद थे। सुनक ब्रिटेन के पहले भारतवंशी और गैर श्वेत प्रधानमंत्री है। वे भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद भी है। साथ ही पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। मोदी ने कहा कि जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ बेहतरीन बातचीत हुई है। हमने भारत और जापान के रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया है। विश्व के 8वें अजूबे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राज्य सरकार द्वारा 10वीं चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों किया गया। गुजरात के जाने माने पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता नगर में 19 से 21 मई तक 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन राज्य सरकार की ओर से किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा में सुधार, सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार समेत के कई विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है। इस चिंतन शिविर का शुभारंभ एकता नगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कराते हुए कहा कि मैं नहीं, हम की भावना के साथ आयोजित चिंतन शिविर गवर्नेंस में बड़ा चेंज लाने के लिए सक्षम माध्यम बनी है। उन्होंने ये भी कहा कि चिंतन शिविर के लिए परसेप्शन भले ही अलग अलग हो, लेकिन परिणाम हमेशा एक ही होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों G7 मीटिंग के लिए जापान में हैं। इसी दौरान वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खुद मोदी से मिलने पहुंचे। जापान के हिरोशिमा शहर में G7 की बैठक शुरू होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान वो वर्ल्ड लीडर्स के बीच मोदी से मिलने उनकी सीट तक आए और उन्हें गले लगाया। दोनों नेता थोड़ी देर बाद क्वाड देशों की बैठक में शामिल हुए। G7 देशों ने चीन का नाम लिए बिना दुनिया से किसी एक देश के आर्थिक दबदबे को खत्म करने के लिए काम करने की शपथ ली है। इस मौके पर स्टेटमेंट जारी कर कहा गया कि अगर G7 और उसके साथी देशों के आर्थिक हालातों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो उसका परिणाम भुगतना होगा। किसी एक देश के आर्थिक दबदबे को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही G7 देशों ने चीन से अपील भी की है कि वो जंग खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाए। वहीं इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए बनाए गए क्वाड देशों की बैठक भी हिरोशिमा शहर में हुई। व्हाइट हाउस ने इस पर बयान जारी कर बताया कि क्वाड की बैठक हिरोशिमा में ही करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा किया है। दरअसल अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने इस महीने चेतावनी दी थी कि अमेरिकी सरकार की कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया नहीं गया तो देश 1 जून तक दिवालिया हो सकता है। ऐसे में बाइडेन को क्वाड की बैठक रद्द करनी पड़ी थी। कुछ सालों पहले देश में मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी फिर एक बार लोगों को याद आ रही है, जब 2000 के नोट भी बंद कर दिए गए हैं। बीती शाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट बंद करने का ऐलान किया। वैसे 2000 के नोट की छपाई कई वक्त पहले से ही रोक दी गई है और अब बाजार से 2000 के नोट वापस लेने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। 2000 के नोट चलन से गायब होने वाले हैं, जिसके लिए 30 अगस्त तक की मियाद देशवासियों को दी गई है। जिनके पास भी 2000 के नोट है वो बैंक में बदलवा सकते हैं। एक बार में सिर्फ 10 ही नोट बदले जाने का नियम रखा गया है, लेकिन आप 2000 के कितने भी नोट आपके अकाउंट में जरूर जमा करवा सकते हैं। 2000 के नोट बंद किए जाने पर वडोदरा शहर के लोगों ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ फायदा नहीं होने वाला है, जो चल रहा है वैसा चलने दो। हड़ाहड़ी होगी, बैंकों में लाइनें लगेगी, लोग हैरान होंगे और बीजेपी वापस नहीं आएगी। जी मोदी साहब लाए थे, बहुत खुशी आनंद के साथ लाए थे 2000 की नोट, लेकिन अब दुख के साथ इनको वापस लेनी पड़ रही है। अभी नुकसान तो बड़े बड़े लोगों को ही होएगा, बिल्डरों को होएगा, बड़े बड़े व्यापारियों को, छोटे इंसान को तो कोई नुकसान नहीं होएगा, इनके पास तो होएगी भी नहीं। इस मामले वडोदरा के समग्र व्यापार विकास एसोसिएशन के अध्यक्ष परेश परीख ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2000 की नोट सरकार को निकालनी ही नहीं चाहिए थी। कल शाम को 6:30 बजे हमने न्यूज़ देखा कि 2000 की नोट आरबीआई द्वारा वापस ले जाएगी, तो मुझे 6 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन याद आ गया। लेकिन धीरे धीरे 2 या 3 घंटे में पूरा पिक्चर हमारे सामने आ गया।
एक्चुअली जब डिमोनेटाइजेशन हुआ और नई 500 की नोट और 2000 की नोट बाहर निकाली सरकार ने, वही टाइम पे 2000 की नोट निकालनी नहीं चाहिए। 2000 की नोट यानी काला धन का भरावा। अभी सरकार ने ये कदम उठाया है तो जिस तरीके से स्टेप लिया है कि मिडिल क्लास वाले को दिन में करीबन 10 नोट बदल सकते हैं, और अभी तय नहीं है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है कि बीइंग ए बिजनेसमैन, ट्रेड एसोसिएशन लीडर, कुछ ऐसा भी समाचार है, लेकिन 2 या 3 दिन में सोमवार तक पूरा माहौल क्लियर हो जाएगा कि बिजनेसमैन हो या कोई व्यापारी हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो कोई भी मात्रा में रकम बैंक में जमा करवा सकते हैं। लेकिन ये सब आज या कल या सोमवार तक क्लियर हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं हमारे छोटे व्यापारियों को एक बात कहना चाहता हूँ, आप पैनिक मत होइए, हमारे पास इनफ टाइम है। सरकार ने जो कदम उठाया वो 2016-17 से लोगों को मालूम था कि कभी भी सरकार 2000 की नोट बंद करेगी। दिक्कत आएगी तो जिसके पास काला धन ज़्यादा है उनको दिक्कत आएगी, जिसके लॉकर में बहुत सारे कैश पड़े हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जो भी सरकारी अधिकारी है जिसने गैर तरीके से काला धन इकट्ठा किया है, वो सबको तकलीफ आने वाली है। लेकिन हमारे छोटे व्यापारियों को कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अमित चावड़ा ने भी सरकार के इस निर्णय पर अपनी राय व्यक्त करते हुए इसे सरकार की नाकामी करार दिया है। આજે મોદી સરકાર દ્વારા આખા દેશમાં જાણે અઘોષિત કટોકટી હોય એવી સ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું છે। આજથી 6 વર્ષ પહેલા મોદી સરકારે રાતોરાત કોઈની પણ સાથે પરામર્શ કર્યા સિવાય કોઈ પણ જાતના વિચાર વગર આખા દેશના લોકોને આર્થિક રીતે પાયમાલ થાય એવો 1000ની નોટ બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો। નોટબંધીની જાહેરાત કરી હતી। એ વખતે સરકારે કીધું હતું કે આ નોટબંધી થવાથી દેશમાં ડુપ્લિકેટ નોટોનું નેટવર્ક ખતમ થશે, જે આતંકવાદીઓને પૈસા પહોંચે છે એ કડી ખતમ થશે, અને ખાસ કરીને જે આ 1000ની નોટ બંધ થવાથી કાળું નાણું બહાર આવશે। આજે 6 વર્ષ પછી એમનું કંઈ પણ થયું ખરું? આજે સરકાર જ્યારે 2000ની નોટ બંધ કરવાની જાહેરાત કરે છે ત્યારે લોકોને એમણે પહેલાં જવાબ આપવો પડશે કે 1000ની નોટ બંધ કરી ત્યારે લોકોને જે કીધું હતું કે કાળું નાણું બંધ થશે, ડુપ્લિકેટ નોટો બંધ થશે, આર્થિક પ્રગતિ થશે, એમનું કંઈ પણ થયું છે ખરું? તો કેમ 2000ની નોટ બંધ કરવી પડે છે? અને 2000ની નોટ બંધ કરવાથી શું દેશને ફાયદો થશે અને શું દેશને આર્થિક રીતે નુકસાન થશે, એનો જવાબ પણ પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ દેશની जनता ने આપવો પડશે। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश
दिशा की ओर। आपका जॉय भारत का जॉय। लगातार विवादों में चल रहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात दौरे पर आ रहे हैं और वडोदरा में भी उनके दिव्य दरबार का आयोजन हुआ है। बागेश्वर धाम के बाबा बागेश्वर कहे जाते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात में अपने दिव्य दरबार के आयोजन के साथ आ रहे हैं। सूरत और राजकोट में उनके दिव्य दरबार का आयोजन हुआ है और अब बड़ोदरा में भी दिव्य दरबार के आयोजन का ऐलान किया गया है। श्री नवशक्ति गरबा महोत्सव और बड़ोदरा शहर भाजपा की ओर से 3 जून को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार का आयोजन किया गया है। बड़ोदरा शहर के नवलखी ग्राउंड और लापरसी ग्राउंड में दिव्य दरबार का ये आयोजन किया गया है, जो नवशक्ति गरबा महोत्सव और भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया होने की बात आयोजक कमलेश परमार ने कही है। મને જણાવતા ખૂબ જ આનંદની લાગણી તેમજ ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે કે બાગેશ્વર ધામના મહારાજ શ્રી ગુરુજી શ્રી ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી વડોદરા ખાતે પધારી રહ્યા છે। અમે શ્રી નવશક્તિ ગરબા મહોત્સવ તેમજ વડોદરા શહેર ભાજપ સંગઠન દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। તારીખ 3 જૂન શનિવારના રોજ છે। સાંજે 5 થી 9 દરમિયાન દિવ્ય દરબાર જનરલ પબ્લિક માટે રહેશે। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के वीसी और इंटरनेशनल अफेयर्स के डायरेक्टर ने यूके की विजिट कर यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ हिंदू अध्ययन मामले एमओयू किया है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटीना ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री विजय कुमार श्रीवास्तव साहेब साथे साथे जे आपड़ा इंटरनेशनल अफेयर्सना जे डायरेक्टर है धनेश पटेल साहेब बने गत अठवाडिये लंडन खाते मुलाकात लीधी हती, यूकेनी मुलाकात लीधी हती अने घणी शेड्यूल मीटिंग कॉन्फरन्सीस वगैरह में पण भाग लीधो। एना संदर्भे एना परिणाम स्वरूपे एवुं कही शकाय कि आजे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी साथे जे वर्ल्डनी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीनो दरज्जो धरावे छे ए यूनिवर्सिटी साथे विश्वविख्यात महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटीनो एमओयू थयो छे। आ एमओयू में जेने कही शकाय कि जे विशेष कोर्स है हिंदू स्टडीज एना संदर्भे आ एमओयू करवामां आव्यो छे। आ एमओयूना भागरूपे हिंदू स्टडीज में भणता विद्यार्थीओनो एक्सचेन्ज प्रोग्राम साथे साथे एना पर रिसर्च करता जे रिसर्चर्स छे एमने पण वधारे सारू एक प्लेटफॉर्म मळी रहे ए पण आमां एक उल्लेखनीय छे। साथे साथे जे ऑक्सफोर्डनुं जे हिंदू स्टडी सेंटर छे एमां 15 थी वधारे रिसर्चर्स काम करी रह्या छे। एमने वधु रिसर्च हिंदू स्टडीज पर वधारे रिसर्च संदर्भे तेओ अहींया आपणी त्यां आवी અને એમાં વધારે રિસર્ચ કરી શકે સારી રીતે એ પણ અત્યારે ઉલ્લેખનીય છે। आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे देश में इलेक्ट्रॉनिक चिप भारत में ही बनाने की शुरुआत गुजरात के धौलेरा से की जा रही है, जिस पर वडोदरा में बीसीसीआई द्वारा उद्योगपतियों के लिए एक खास सेमिनार आयोजित किया गया। आज के आधुनिक ऑटोमेटिक सिस्टम के जमाने में टेक्नोलॉजी चिप के बिना संभव नहीं है। ऐसे में गुजरात को सेमीकंडक्टर हब बनाया जा रहा है, जिस पर एक सेमिनार वडोदरा में बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया गया। टेक्नोलॉजी के युग में इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटिक उत्पादों के लिए चिप हार्ट का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मामले भारत और गुजरात को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के सबसे पहले सेमीकंडक्टर हब को गुजरात के धोलेरा में विकसित किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर बीसीसीआई के सेमिनार में विचार विमर्श किया गया। बेसिकली वडोदरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंडस्ट्री ने एक ये सेमीकंडक्टर अभी जो धोलेरा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वेदांता ने जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड तो सेमीकंडक्टर क्या है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट वो इंडस्ट्री के लिए, उसका अवेयरनेस के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है। जो एक्सपर्ट है वो ये इंडस्ट्री में सालों से है, उसको सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल उसको डेप्थ में नॉलेज है, वो लोग का एक प्रोग्राम और पैनल डिस्कशन रखा है सो दैट जो इंडस्ट्री मेंबर्स को पता चले कि भाई वो इंडस्ट्री कैसे है और इसमें क्या पोटेंशियल है। जो कमिंग ईयर्स में इसका बहुत सा यूज़ ईच एंड एवरी इंडस्ट्री में, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कोई भी मोबाइल सब में चिप्स की ज़रूरत पड़ती है। और आज की तारीख में अभी तो ऐसा लगता है कि भाई ऑयल का जो हम ऑयल इंपोर्ट करते सेम वे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का चल गया है और आने वाले समय में ऐसा होगा कि ऑयल के से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारी रिक्वायरमेंट ऑल्सो डबल होती जा रही है। तो एटलीस्ट जो अभी गवर्नमेंट का व्यू है कि भाई हमको जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में हमको भी आत्मनिर्भर होना चाहिए,
तो वो हिसाब से अवेयरनेस जगाने के लिए हमने भी एक प्रोग्राम रखा कि भाई सेमीकंडक्टर पॉलिसी है तो उसका क्या बेनिफिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या चाहिए, उसी के लिए प्रोग्राम रखा। आज के इस प्रोग्राम करने का जो हमारा उद्देश्य है कि जो वडोदरा क्षेत्र में जो भी कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज यहाँ पर हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, इसके अलावा जो भी स्टार्टअप्स है, जो कंपनियाँ MSMEs में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंतर्गत आना चाहती हैं, उनको हमारी पॉलिसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस पॉलिसी में सरकार क्या लाभ उन्हें दे रही है, किस तरह से उस पॉलिसी के अंतर्गत लाभ लेके वो अपनी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वह यही है कि इस क्षेत्र की सारी कंपनियों को हम पॉलिसी की जानकारी दे सकें तथा सेमीकंडक्टर सेक्टर में जो हमारे यहाँ निवेश होने वाले हैं उसके अंतर्गत भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ उसमें कैसे भाग ले सकती हैं, कैसे हमारा लोकल प्रोडक्शन इस पॉलिसी के अंतर्गत बढ़ाया जा सकता है, इन सब की जानकारी देने के लिए ही इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जिसका हमारे इंडिया में एज ऑफ डेट अगर देखेंगे तो कोई इतना बड़ा स्पीयर हेडेड इंडस्ट्री नहीं है। हमारा कंप्लीट डिपेंडेंसी अगर देखते हैं सेमीकंडक्टर के लिए तो मोस्टली इट इज आउटसाइड, लाइक चाइना, ताइवान, USA बेस्ड कंपनीज आर देयर. So the IESA is formed across India, and now they are running awareness programs. They are driving a lot of industry and academic connects and all to create that kind of an ecosystem into the India for semiconductor industry, wherein government is also putting a lot of efforts in terms of financing through PLI schemes and all, and then inviting and motivating lot of industry entrepreneurs actually to come forward and take part into this growth journey of semiconductor industry to establish this ecosystem in India. VNM न्यूज बुलेटिन में आज बस इतना ही। VNM के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को रोजाना 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।